इमेजिन करिए कि आप मार्केट में एक बिस्किट लेने जाते हैं और तब आपको पता चलता है कि बिस्किट का प्राइस 8 लाख रुपए हो गया है। साथ ही साथ दूसरी बेसिक चीज़ें जैसे कि दाल, राइस, व्हीट के भी प्राइसेस आसमान छूने लगे हैं। रोज़मर्रा की बेसिक ज़रूरत की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं कि देश के 90% यहाँ तक कि रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए भी उन्हें अफोर्ड कर पाना नामुमकिन हो जाता है। शुरुआत में तो ये सुनने में किसी डरावने सपने जैसा लगता है जिस पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा कई कंट्रीज में पहले हो चुका है और इस फेनोमेना को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हिस्ट्री में कौन कौन सी कंट्रीज में हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका है और इसका वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ा था, हाइपर इन्फ्लेशन किन किन कारणों की वजह से आ सकता है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वेलकम टू बिजनेस कल्ट। फ्यूचर वीडियोस मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं। आज से 64 ईयर्स पहले अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फिलिप केगन ने पहली बार हाइपर इन्फ्लेशन को डिफाइन किया था। उनके हिसाब से जब किसी भी देश में बेसिक नेसेसिटीज़ या रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ों के प्राइसेस हर महीने 50% या उससे ज़्यादा बढ़ने लगे और ऐसा एक साल तक लगातार होता रहे तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हंगरी में 1945 से 1946 तक सामानों के प्राइसेस हर 15 घंटे में दुगने होते जा रहे थे। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि एक पैकेट ब्रेड की प्राइस 500 करोड़ पेंगो पहुंच गई। उस समय हंगरी की करेंसी पेंगो अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा खो चुकी थी कि गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए के नोट्स प्रिंट करने पड़े। हंगरी का ये हाइपर इन्फ्लेशन 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन था। ऐसा ही कुछ 2007 में साउथ अफ्रीका की कंट्री जिम्बाब्वे में भी हुआ। रोज का इन्फ्लेशन रेट 98% तक हो गया और हर दिन चीज़ों के प्राइसेस दुगने होते चले गए। यहाँ भी एक ब्रेड का प्राइस 3000 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर्स हो गया। लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि अब उनकी सालाना सैलरी उनकी फैमिली का एक टाइम का खाने का बिल भी नहीं चुका पाती। बैंकों में घंटों लाइन में लगे रहने के बाद लोग सिर्फ 100 रुपए या उससे भी कम निकाल पाते, उससे ज़्यादा निकालना इलीगल हो गया था। वहाँ की सेंट्रल बैंक ने बड़े अमाउंट के नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दिया। जैसे पहले उन्होंने 10 लाख रुपए का नोट प्रिंट किया, फिर 1000 करोड़ का और उसके बाद 1 लाख करोड़ का। पर इसका कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि उसकी रियल वैल्यू सिर्फ 30 रुपए जितनी ही थी। पर हाइपर इन्फ्लेशन का सबसे रीसेंट एग्जाम्पल हमें वेनेजुएला में देखने को मिलता है, जहाँ ये सिर्फ 4 साल पहले 2016 में ही शुरू हुआ था। ज़्यादातर वेनेजुएलन्स को खाने की दिक्कत आने लगी और उसमें से एक बड़े हिस्से ने बताया कि कई बार उनकी ज़िंदगी कूड़े में बचे हुए खाने से चलती थी। खाने की प्रॉब्लम की वजह से लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। देश में इतनी बड़ी क्राइसिस की वजह से सिर्फ फूड और मेडिसिन की ही कमी नहीं हुई, पर क्राइम्स और लूट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और 20 लाख से ज़्यादा लोग वेनेजुएला छोड़कर भागने लगे वहाँ की खराब इकोनॉमी के चलते। पर आपको लग रहा होगा कि कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन की कगार पर पहुँच कैसे जाती हैं। ये जानने से पहले हमें इन्फ्लेशन या महंगाई को समझना होगा। इन्फ्लेशन चीज़ों की बढ़ते हुए प्राइसेस को कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2018 में आपको जो चीज़ें 100 रुपये में मिल जाती थी, वही सेम चीज़ें आपको 2009 के एंड में 104 रुपये और 69 पैसे में मिली। क्योंकि आप जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं 2019 के लिए इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 4.79% था। इसका मतलब लगभग सारी चीज़ों की प्राइसेस में 4.79% का नेट इजाफा या इंक्रीज हुआ है। यानी आपके घर का एक महीने का ग्रोसरी या किराना बजट अगर 2018 में 1000 रुपये होगा तो 2019 में उतनी ही ग्रोसरी खरीदने के लिए आपको 47 रुपये ज़्यादा देने पड़े होंगे। 2018 में जो कार 10 लाख की होगी वही कार 2019 में 10,40,000 की हो गई थी। पर सवाल ये है कि सामानों की प्राइसेस में ये इंक्रीज या बढ़त होती ही क्यों है, मतलब कि ये इन्फ्लेशन क्यों होता है। इन्फ्लेशन के कई रीजंस हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाना। जब कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा देती है तो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी दे पाने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट्स या मुनाफा कमाना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाती है। इस टाइप के इन्फ्लेशन को बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं।
और ऐसा इसलिए क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ की बढ़ी हुई सैलरी की वजह से प्रोडक्ट को बिल्ड करने की कॉस्ट भी बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी। इन्फ्लेशन का दूसरा कारण रॉ मटेरियल्स हैं। उनकी कॉस्ट बढ़ने के कारण भी दूसरे सामानों के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, और जैसे जैसे कोल किसी देश में ख़त्म होने लगता है वैसे वैसे जाहिर सी बात है कोल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और कोल से बनती है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, और कोल के दाम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम भी बढ़ेंगे, और इसकी वजह से वो सारे सामानों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी जो कि बिजली से चलने वाली मशीनों से बनती हैं। और इस टाइप के इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ने के कारण एंड प्रोडक्ट की भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। पर जो इन्फ्लेशन या महंगाई का तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है, वो जान के आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे। हर देश की सरकार जानकर इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ाती है। वो ऐसा ज़्यादा पैसे प्रिंट करके करती है। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर सरकार पैसा ज़्यादा प्रिंट करेगी तो सबके पास ज़्यादा पैसे होंगे और सब पहले से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, तो इससे इन्फ्लेशन या महंगाई कैसे बढ़ेगी? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। मानिए कुछ लोग मूवी थिएटर में गए, पर वहाँ सिर्फ 5 सीटें ही बची हैं। तो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो टिकट्स खरीद लेंगे, पर अगर उन सब लोगों को ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं तो वो टिकट्स के लिए भी ज़्यादा पैसे देना अफोर्ड कर पाएंगे, और इसलिए टिकट के प्राइसेस भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो ऐसे ही ज़्यादा पैसा प्रिंट करने से चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, जिसका मतलब महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है। पर गवर्नमेंट जान के इन्फ्लेशन क्यों बढ़ाती है? क्योंकि ऐसा अगर एक लिमिट में किया जाए तो इकोनॉमी के लिए ये अच्छा रहता है। अगर सामानों के प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ते रहेंगे तो लोग प्रेजेंट में ज़्यादा परचेजेस करेंगे, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें फ्यूचर में ज़्यादा महंगी मिलेंगी, और जब लोग ज़्यादा परचेज करेंगे तो बिजनेसेस को प्रॉफिट होगा, और तब बिजनेस ज़्यादा नौकरियां या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जिससे गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और ऐसे एक हेल्दी इकोनॉमी बनी रहेगी। पर अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा या डिफ्लेशन होगा, मतलब कि समय के साथ साथ गुड्स के प्राइसेस कम होंगे, तो ज़्यादातर लोग पैसे बचा के रखेंगे और स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो उन सामानों को सस्ते में खरीद सकते हैं, जिससे परचेज कम हो जाएगी, बिजनेसेस को लॉस होंगे और लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी होना ज़रूरी है, जो इन्फ्लेशन हमें अचीव करने में हेल्प करता है। इसलिए 2 to 3% तक का इन्फ्लेशन रेट देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। पर जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जब गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा करेंसी एकाएक प्रिंट करने लगती है तो इन्फ्लेशन या महंगाई भी अचानक से तेज़ी से बढ़ती है, और जब यही हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो देश में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। गवर्नमेंट के ऐसा करने के पीछे कई रीजंस होते हैं। हंगरी के केस में गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 में किए गए दूसरे देशों में नुकसान को, या जिन्हें रिपरेशन कॉस्ट भी कहते हैं, उन्हें पे करने के लिए ऐसा करना पड़ा। हंगरी के हाइपर इन्फ्लेशन का एक और बड़ा रीजन वॉर की वजह से हुए डैमेजेस भी थे। पर जिम्बाब्वे में किन रीजंस की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आया, इसे समझने के लिए हमें इस कंट्री के कॉलोनियल पास्ट में जाना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन कंपनी सेसिल रोड्स ने जिम्बाब्वे के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गोल्ड, डायमंड और कोल के लिए कंट्री को इन्वेड करके गुलाम बना लिया, और वाइट लोगों का छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप अब पूरे देश की ब्लैक मेजॉरिटी पर रूल करने लगा था। इसी के कुछ सालों बाद जिम्बाब्वे में 2 अलग अलग यूनियंस बने। पहला जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन और दूसरा जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपल्स यूनियन। इन्हीं यूनियंस के स्ट्रगल्स के बाद 1980 में जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली, और जिम्बाब्वे का फर्स्ट इलेक्शन वहाँ की नेशनल पार्टी जीत गई, और पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगाबे प्राइम मिनिस्टर बन गए। पर फिर उन्होंने वो करना शुरू कर दिया जो सारे डिक्टेटर्स करते। उनकी आर्मी दूसरे पॉलिटिकल अपोजिशन का मर्डर करने लगी। उन्होंने और भी कई चीज़ें की, जैसे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके खुद को इतनी पावर दे दी कि वो सारे डिसीजंस खुद ले सकते थे बिना पार्लियामेंट मेंबर की सहमति के। वो मार्शल लॉ इम्पोज कर सकते, जिसमें लोगों के सिविल राइट्स ले लिए जाते और मिलिट्री कंट्रोल हो जाता, जिसकी जवाबदेही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मतलब कि रॉबर्ट मुगाबे को ही रहती। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का टर्म भी बढ़ा दिया,
जिससे वो लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सके। इन सारी चीजों से हुआ ये कि मुगाबे एक डिक्टेटर बन चुके थे और देश में सारी पावर उन्हीं के और सिर्फ उन्हीं के पास थी। मुगाबे का रूल देश में 1980 से 2017 मतलब कि 37 इयर्स के लिए चला और इस टाइम करप्शन भी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पर मुगाबे की इस पावर की भूख से देश में सिर्फ डेमोक्रेसी ही नहीं, इकोनॉमी भी बर्बाद हुई, जिसका असर जिम्बाब्वे के लोगों को आने वाले कई सालों तक झेलना पड़ेगा। 2000 में मुगाबे ने देश के वाइट फार्मर्स की लैंड सीज करना शुरू कर दिया, उसे ब्लैक मेजॉरिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। गवर्नमेंट का यहाँ पे ये कहना था कि वो कंट्री के कॉलोनियल पास्ट में जो गलतियाँ हुई थी उसे सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर सच तो ये था कि ऐसा करने से मुगाबे को देश की ब्लैक मेजॉरिटी का पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने का ये डिसीजन देश के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। जिन नए लोगों को जमीनें दी गईं, ना तो उनके पास एग्रीकल्चर का कोई एक्सपीरियंस और ना ही कोई इंटरेस्ट था। इस रीजन से अब देश की फसल आधी हो गई और कई फार्मलैंड पर तो क्रॉप्स 10 गुना तक कम हो गए पहले के मुकाबले। और जैसे जैसे फसल कम होने लगी वैसे वैसे फूड के प्राइसेस बढ़ने लगे और आगे क्या होता है ये तो हम वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। और इस तरह डिक्टेटरशिप, करप्शन और गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता गया और गवर्नमेंट ज़्यादा करेंसी प्रिंट करती गई, जिसका रिजल्ट जिम्बाब्वे में 21st सेंचुरी का सेकेंड वर्स्ट हाइपर इन्फ्लेशन था। अब देखते हैं कि हमारे मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल 2016 में वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन के क्या रीजंस थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल वेनेजुएला में पाया जाता है और 1970s में उस समय के प्रेसिडेंट कार्लोस एंड्रेस पेरेस ने ऑयल प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दिया था। मतलब कि अब सिर्फ गवर्नमेंट्स कंपनीज ही वेनेजुएला की ऑयल डिपॉजिट से ऑयल निकाल सकती थी और रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर सकती थी, जो कि कोई ख़राब बात नहीं है क्योंकि इससे प्रॉफिट्स किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाने के बजाय देश के पास जाते। पर करप्शन और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट कंपनी उतने एफिशिएंटली पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। पर फिर 1999 में प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज ने चीज़ें बदलना शुरू किया। चावेज ने कई प्रोसेसेस चेंज किए और गवर्नमेंट ऑयल कंपनी में नए लोगों को हायर किया और करप्शन को भी कम किया, जिससे ऑयल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा और वेनेजुएला को बहुत प्रॉफिट होने लगा। चावेज की गवर्नमेंट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की थी और फिर उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम निकाले और टैक्सेस भी एकदम कम कर दिए। गवर्नमेंट के पास अपने ऑयल की वजह से पैसे आ रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगी। जब 2000 में ऑयल के प्राइसेस बढ़े तब वेनेजुएलन करेंसी बोलीवियर की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई और तब लोगों को नेबरिंग वीक कंट्रीज के इम्पोर्टेड गुड्स सस्ते पड़ने लगे और तब उन्होंने ज़्यादातर सामान दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे वेनेजुएला के लोकल बिजनेसेस खत्म हो गए। पर फिर 2008 में जब ऑयल प्राइसेस नीचे गिर गए तो देश कर्जे में आने लगा, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में ऑयल से बहुत प्रॉफिट्स कमाए, पर उन्होंने उसको कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बजाय लोगों को डायरेक्टली पैसे देना शुरू कर दिया, वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू कर दिए, देश के प्राइवेट बिजनेस को ख़त्म कर दिया और ऐसे सारे प्रॉफिट्स जो एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का साधन बन सकते थे वो सब बर्बाद हो गए। और अब जब गवर्नमेंट का कर्जा इतना बढ़ गया तो उसे कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने के अलावा, जिसकी वजह से वेनेजुएला की ये सिचुएशन है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में इन कुछ रीजंस की वजह से आ सकता है, जैसे कि वॉर, करप्शन, गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग, बैड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। पर अब सवाल ये है कि आप हाइपर इन्फ्लेशन, और सिर्फ हाइपर इन्फ्लेशन ही क्यों, इन्फ्लेशन या महंगाई से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। और इसका सिर्फ एक सल्यूशन है, डू नॉट अक्यूमुलेट करेंसी, अक्यूमुलेट वेल्थ। इसका मतलब है कि आपको करेंसी नहीं वेल्थ इकट्ठा करनी है। मतलब लैंड, गोल्ड, कोल, इन सब की वैल्यू क्यों बढ़ती है?
क्योंकि दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट या बैंक इन्हें जितना मन चाहे उतना छाप नहीं सकती। ये लिमिटेड ही हैं और इसलिए इनकी डिमांड तो बढ़ती है समय के साथ, पर सप्लाई नहीं। और यही रीजंस हैं कि इनकी वैल्यू बढ़ती है। पर आपके पॉकेट में जो पेपर है, जिसे आप मनी कहते हैं, वो जब चाहे गवर्नमेंट जितना भी छाप सकती है और इसलिए इनकी वैल्यू टाइम के साथ नीचे गिरती है। इसी को फिएट करेंसी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, यूरोप का यूरो, यूके का पाउंड और इंडिया का रुपी, ये सब फिएट करेंसी ही हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको अपने पैसे को रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, कभी ना खत्म होने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा और ऐसा ना करने पर आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी। सही जगह और सही चीज़ों में इन्वेस्ट करना ही आपको इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन से बचा सकता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस कल्ट, वेयर मनी एंड आइडियाज मैटर।